मेरे खुदा, ये आपके मुल्क के वजीर हैं और वजीर इतलात हैं और पीका ऑर्डिनेंस लाने वाले हैं और वो कह रहे हैं कि पंजाब में पीपल्स पार्टी से ज्यादा कांग्रेस मजबूत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दी स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान। लम्हा लम्हा बदलती सूरत हाल है, सियासी माहौल गर्म है और इस वक्त जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं, ज़राए का ये बताना है कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की तब्दीली का फैसला कर लिया गया है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इतनी तनकीद के बाद 3.5 साल वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पर बहुत तनकीद की गई, लेकिन इसके बावजूद वज़ीर आला को तब्दील नहीं किया गया। तो अब फिर इसको यही लिया जाए कि तहरीक अदम एतमाद जब जमा हो गई है तो उसके बाद ये तब्दीली का फैसला किया गया है। अगर ऑपोजिशन की बात की जाए तो वो तहरीक अदम एतमाद जमा करवा चुकी है, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान बहुत पुरएतमाद दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि ये तहरीक अदम एतमाद जो जमा करवाई गई है ये ऑपोजिशन की सियासी मौत साबित होगी और वो तो दुआ करते थे कि ये तहरीक ऑपोजिशन लेकर आए। उनका कहना क्या था, आपको वो सुनवाते हैं। टारगेट होगा जिसके ऊपर बड़ी देर से जो मेरी बंदूक की नशिस्त पे बड़ी देर से उसके ऊपर आया हुआ वो है आसिफ अली जरदारी। ये जालिम आदमी जो पुलिस को इस्तेमाल करता है, लोगों को मरवाता है, गुंडों को इस्तेमाल करता है, जुल्म करता है, चोरी करता है। जरदारी सिस्टम में ये हर चीज के ऊपर कमीशन खाता है, सारी दुनिया में बाहर पैसा भेजता है। आसिफ जरदारी, तुम्हारा वक्त आ गया। पैसे के टोकरे लेके 20-20 करोड़ की इसने रकम हमारे लोगों को खरीदने के लिए रखी हुई है। जब तुम्हें नैब बुलाती है तो कमर में दर्द हो जाती है। दूसरी तरफ मकसूद चपरासी वाला, शोबाज, जूते पॉलिश करने वाला, वो इसके साथ मिल गया है क्योंकि उसको पता चल गया है कि वक्त आ गया है। अब वो जो खींचता गया है जी, मेरी हर रोज जब केस हो, मुझे कभी कोरोना हो जाता है, कभी उसका वकील नहीं आता, कभी कमर में दर्द हो जाती है। मकसूद चपरासी वाला, तुम्हारा टाइम भी आ गया है। अगले 3 महीने के बाद तुम पूरी तरह जेल में डालोगे। अदम एतमाद का इन्होंने असेंबली के अंदर हमारे खिलाफ दर्ज कर दिया। इन्होंने वो काम किया है जो मैं अल्लाह से दुआ मांग रहा था कि ये करें, कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। इनकी जो सियासी मौत आई है, इन्होंने अदम एतमाद कर दिया है। 25 साल से इन चोरों के खिलाफ मैं जहाद कर रहा हूं। अदम एतमाद की तहरीक जब इंशाल्लाह ये जब हम जीतेंगे, उधर मैं रुकूंगा नहीं, मैं इनके पीछे जाऊंगा। तो गुज़श्ता रोज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का कारकुनान से खिताब करते हुए क्या कहना था वो आपने सुना। काफ़ी एग्रेसिव नजर आए और कुछ दिन हो गए जब से वज़ीर आज़म की जो तकारीर हैं बहुत एग्रेसिव होती हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी उसी एग्रेशन से जवाब दिया। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म की गालियां देने से उनकी कुर्सी नहीं बचेगी और जो वो करेंगे वो कभी भूलेंगे नहीं और उनकी नस्लें याद रखेंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का क्या कहना था वो भी आपको सुनवाते हैं। ये अभी समझे जितना भी समझना चाहे खान साहब कि हम बच्चे हैं, हम बच्चे नहीं रहे। समझ लो, जान लो, इन रगों में सदर जरदारी का खून है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का खून है, शहीद मीर मुर्तज़ा शहीद शाहनवाज भुट्टो का खून है, कायदे अवाम का खून है। जो मैं आपके साथ करूंगा तू भूलेंगे नहीं, तेरे नस्लें नहीं भूलेंगे। ये जो बंदूक की नशिस्त की बात कर रहा था, हमने कभी बंदूक इस्तेमाल नहीं की, मगर हम बंदूक इस्तेमाल करने जानते हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी का क्या कहना था आज वो भी आपने सुना। साथ साथ आज के प्रोग्राम में आर्टिकल 63A के क्लॉज बी के हवाले से भी बात करेंगे, जिसकी गुज़श्ता रोज से काफ़ी बाज़गश जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं एडिटर इन चीफ बोल टेलीविजन नज़ीर लगारी साहब। बहुत शुक्रिया लगारी साहब आपके वक्त का। कुछ ही देर में अमीर अब्बास भी हमें ज्वाइन करेंगे और तज्ज़ियाकार, मारूफ तज्ज़ियाकार शौकत पराचा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत साहब आपका भी शुक्रिया। लगारी साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। क्या मौजूदा सूरत हाल में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मजबूत नजर आ रहे हैं? इस वक्त आपकी नजर में पलड़ा किसका भारी है? क्योंकि दोनों जानिब से ही
कॉन्फिडेंस शो किया जा रहा है। ऑपोजिशन भी कहती है कि हमारी जो बैक है बहुत मजबूत है, इस वक्त हम बहुत मजबूत ग्राउंड्स पे खेल रहे हैं, और वजीर आजम की तकारीर सुनते हैं तो वहां से भी कुछ ऐसा ही गुमान होता है। देखें, सूरत हाल इस हद तक पहुंच चुकी है कि वजीर आजम ने जो अब तक नहीं किया वो कर रहे हैं। वजीर आजम ने कभी भी MQM के पास नहीं गए, वो वहाँ गए। वजीर आजम ने कभी मिजाज पुरसी नहीं की, कल भी नहीं की उन्होंने, पीर पगारा की। और हालांकि ये मौका था उनके पास, जब पता चला था कि पीर पगार बीमार हैं तो चले जाते, शायद इससे उनका फायदा होता। सुना उन्होंने मुलाकात से इनकार कर दिया था, उन्होंने कहा नहीं, यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इनकार, मैं फ़र्ज़ करें मैं बीमार हूँ और शकत पराजा साहब मुझे पूछने के लिए आ रहे हैं या वैसे ही आ रहे हैं, तो क्या मैं मना कर दूंगा? अच्छा, मना कर भी दूँ तो क्या मतलब है, जब वो पहुँच जाएँ तो मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा कि नहीं जी मैं दरवाज़ा नहीं खोल रहा हूँ। अगर आपको पता चला है कि वो बीमार हैं तो उठ कर चले जाएं आप उनके पास और कहें पीर साहब मैं आपको पूछने आया, मैं वोट लेने नहीं आया, मैं आपको पूछने आया हूँ। कम अज़ कम इतनी ही कर्टसी होती। नहीं, फिर उसके बाद उनको भूल गए। और उनके साथ उनको पता है उनके 3 अरकान हैं असम्बली के अंदर, 3 में से 2 वज़ीर हैं, फहमीद मिर्ज़ा वज़ीर हैं, मोहम्मद मियां सुमर वज़ीर हैं। आप उन वज़ीरों को ले जाकर जाते ना, जब MQM के पास जा रहे थे, चले जी ये वज़ीर भी मेरे साथ आए हैं, वो भी नहीं है, आप नहीं किया। इस वक्त खलबली मची हुई है और बुखलाहट है सरकार के कैंपों में। और जिस तरह से कल वो फरमा रहे थे कि पंजाब में पीपल्स पार्टी से ज़्यादा कांग्रेस मजबूत है, वो मेरे खुदा, ये आपके मुल्क के वज़ीर हैं और वज़ीर इत्तलात हैं और पीकाहारी नट से लाने वाले हैं, और वो कह रहे हैं कि पंजाब में पीपल्स पार्टी से ज़्यादा कांग्रेस मजबूत है। और वो कहते हैं कि राहुल गांधी की पार्टी में, यार राहुल गांधी की पार्टी मैंने नहीं सुना था कि पंजाब में है, मुझे मालूम नहीं था कि कांग्रेस एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान के अंदर और राहुल गांधी की कांग्रेस एग्जिस्ट करती है। कल तो आपके वज़ीर इत्तलात ये कह रहे थे कि जो है वो उससे ज़्यादा मकबूल है और पंजाब के लोग कांग्रेस को वोट दे देंगे, पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देंगे। ये है बुखलाहट का आखिरी दर्जा, आखिरी दर्जे के बुखलाहट ये है। इससे ज़्यादा और क्या बुखलाहट हो सकती है जो आप हुकूमत के कैंपों में है, साथ ही साथ छोड़ चुके हैं। ये जो नज़र आ रहे हैं, जो कह रहे हैं वज़ीरों को बुलवाया गया और उनसे दोबारा हल्फनामा लिया गया, ये नहीं थे, ये उनकी शुमार में भी नहीं थे, उन्होंने भी नहीं गिना हुआ था इनको, कभी भी नहीं गिना उन्होंने किसी तरह से। वो तो वैसे भी सूबाई सतह के लोग थे, उनको उन्होंने अपनी कतार में रखा हुआ था। जो सॉलिड लोग उनके पास मौजूद हैं वो अब भी मौजूद हैं, जो पार्टी के अंदर छोड़कर ग्रुप की सूरत में अलग मौजूद हैं वो भी मौजूद हैं। अब बल्कि दोनों वहां मौजूद हैं। सर, इत्तेहादियों के हवाले से वैसे बात कर सकते हैं, लेकिन जो आर्टिकल 63A के क्लॉज B की जो बात की जा रही है, अगर वो उसका जिस तरह से किया जा रहा है तर्जुमा हुकूमत की जानिब से और एक्सप्लेन जिस तरह से किया जा रहा है, अगर वो होता है तो फिर तो जो ऑपोजिशन है उसकी कोई पोजीशन जो है वो मजबूत दिखाई नहीं देती उसके बाद। आप कौन सी दुनिया की कोर्ट या कौन सा दुनिया का फोरम है को किसी इक़दाम के सरजद होने से पहले, यानी कि कौन सी कोर्ट होगी कि मुझे पकड़ कर कहे, जब कि आप तुम्हारी नीयत ये है और तुम ये करना चाहते हो और मुझे सीधा सजाए मौत सुना दे। यानी तुमने नियत तो की ना यार, जाने से तो रोक सकती है ना हुकूमत, कह सकती है कि हमारे नहीं रोक सकती है, ये कत्तान नहीं रोक सकती है। अच्छा, किसी को भी हाउस क्या कस्टोडियन किसी सूरत में फुल मेंबर कौमी असम्बली को जो जीता हुआ है उसको फ्लोर में जाने से नहीं रोक सकता है। ये कानून की आइन की खिलाफ वर्जी होगी और जिसने जाना है वो जाए। और जो हाँ, इसके बाद इनके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि उसको डिसीट कर दे और डिसीट करने के लिए वो उसका भी एक प्रोसीजर है। इस तरह थोड़ी है कि जनाब अच्छा इस नीयत से आए हैं कि आप जो है हमारे खिलाफ वोट डालेंगे तो लिहाजा हम आपके लिए दरवाज़ा बंद कर देते हैं। अच्छा चलें ठीक है, दरवाज़ा बंद कर दिया, फिर आप कहाँ खड़े होंगे? आप 15 लोगों को, 20 लोगों को, 25 लोगों को डिसीड कर दें, फिर क्या होगी? आप अकेले में चले जाए, बिल आ गया, प्राइवेट बिल आ गया, वो पास हो गया और वो फेल होगी, आप पास नहीं करा सके और वो अपोजिशन ने आपके खिलाफ पास कर लिया तो आपकी हुकूमत गई। चलें इस ऐसे भी नहीं जाती, इसलिए कि ये है 3 महीने के बाद वो आ रहा है, या तो आप नए सीटों पर इलेक्शन करवाएं उनको जीतें, या फिर आप तैयार हो जाएं कि अपोजिशन जीत कर आकर आपको घर से बाहर निकाल दे। ये बहुत से ऑप्शन खुले हुए हैं
मेरा ख्याल है सर, कि 2018 में वैसे जिसने ये पीके मैप के मशवरा जो दिया मंजूर है, ताकत थे सर, उनको भी पार्टी लाइंस की खिलाफवर्जी पर बाद में गो के उनका जो बलूचिस्तान के सीएम के हवाले से वोट था वो तो काउंट हुआ था, बट वो उनको डीसीट कर दिया गया था। एनी हाउ सर, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मौजूद है हमारे साथ शौकत पराचा साहब भी। पराचा साहब, वजीर आजम जो हैं वो इत्तेहादियों से मिल रहे हैं और इत्तेहादी जो हैं वो ऑपोजिशन से मिल रहे हैं, मामलात कहां पर जाते हुए आप देख रहे हैं? पलड़ा आपकी नजर में किसका भारी है? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो नदीर लगारी साहब को अल्लाह ताला सेहत दे। सर आप बिल्कुल फर्ज भी ना करेंगे। पराचा साहब से राब्ता मुनक़ता हो गया, उनसे फिर राब्ता करने की कोशिश करेंगे। अमीर अब्बास साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अमीर अब्बास साहब, यही सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा। एक जानिब हम देखते हैं कि वजीर आजम वो इत्तेहादियों के पास जा रहे हैं, दूसरी जानिब जिन इत्तेहादियों के पास वजीर आजम अयादत के लिए जाते हैं, मैं चौधरी शुजात की बात कर रहा हूं, वो लाहौर छोड़ते हैं और इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं मौलाना फजल रहमान के पास। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर आप इजाजत दें तो पहले जो लगारी साहब से आप बात कर रहे थे जी जी, एक कंट्रोवर्सी इस हवाले से, लीगल कंट्रोवर्सी कह लें या लीगल एक्सप्लेनेशन कह लें, कि जो लोग इमरान खान साहब की पार्टी के इमरान खान साहब के खिलाफ वोट देंगे तो डिफेक्शन क्लॉज जो है वो कैसे उन पर अप्लाई होगी। अब इसके ऊपर दो कानूनी राय हमारे सामने आ रही हैं। अब जो इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम कोर्ट का काम है, तो मुमकिन है कि ये मामला अगर उलझ जाता है और इसके ऊपर हुकूमत अपना मौक़िफ़ रखती है और अपोजिशन अपना मौक़िफ़ रखती है और फिर इलेक्शन कमीशन अपना इस पे को मौक़िफ़ रखता है और इसको अगर चैलेंज किया जाए तो चैलेंज करने का राइट बहरहाल हुकूमत के पास होगा। माजी में भी 90 की दिहाई में अदालतें वज़ीर आज़म की बहाली के हवाले से फैसला कर चुकी हैं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत ले जा सकती है। लेकिन जो लगारी साहब फरमा रहे थे कि भाई एक जुर्म अगर सरजद ही नहीं हुआ तो आप प्राइमा फेसी जिसे कहते हैं, यानी आप कहें कि बादियुन नजर में तुमने मेरे खिलाफ वोट देना था लिहाजा मैं तुम्हें नाहल करवा देता। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। बिल्कुल सही। जब तक आप कोई जुर्म सरजद नहीं करेंगे तब तक आपके ऊपर सजा या कोई आइन कानून शिक तो नहीं लग सकता ना। तो अगर कोई प्राइम मिनिस्टर की पार्टी का शख्स उनके खिलाफ वोट देता है, यानी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में ऑपोजिशन की तरफ से खड़ा होता है, तो प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई करने के बाद तो उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। लेकिन बात इस बुनियाद पर कि ये लोग ये कर सकते हैं तो प्राइम मिनिस्टर उनके खिलाफ। लेकिन अमीर अब्बास साहब, अभी बातें ये हो रही हैं कि उनको पार्लियामेंट हाउस में वोटिंग के दिन जाने की इजाजत ही नहीं होगी और कोई गया तो उसके खिलाफ ये जो है डीसीट कर दिया जाएगा और उसका वोट भी काउंट नहीं होगा। तो कैसे डीसीट करने का कोई तरीका कार है ना। मैं अगर एमएन हूं इमरान खान साहब का, वो मुझे कहते हैं ना जाओ, मैं चला गया। अब क्या इमरान खान साहब यक जुम्बिश कलम मुझे बाहर दरवाजे में खड़े हो गए इसको डीसीट कर दो? ऐसे डीसीट होते हैं क्या लोग? बट डीसीट करने का तरीका भी स्पीकर है ना। स्पीकर कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, स्पीकर का ऑफिस है, फिर इलेक्शन कमीशन ने डीसीट करना है। पार्टी चेयरमैन के तौर पे इमरान खान लिखेंगे किसी को कि भाई ये मेरा XYZ जैद बकर है जिसने मेरे खिलाफ वोट दिया या मेरी पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया है, इसको नाहल करें। तो उसके लिए भी कुछ वक्त लगेगा। उस दौरान इमरान खान साहब फारिग हो जाएंगे। यानी वो अगर वो ये समझते हैं कि मैं बच सकता हूं इस तरह, तो वो खुद नहीं बच सकते। हाँ, वो खुद जाते जाते अपने खिलाफ वोट देने वालों का भी सर ले जाएंगे, ये मुमकिन है। लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि उनके खिलाफ जो वोट थे वो तो चला गया और इमरान खान बच जाए। तो ये अभी तक कोई इसकी लॉजिक समझ हमें नहीं आ रही। हम तो करनी कानून या आइन को उस तरह समझते, बट इसकी लॉजिक समझ नहीं आ रही। जहां तक पंजाब का था, जी। अब अच्छा अमीर अब्बास साहब, पंजाब के हवाले से मैं अलग से बात करूंगा, क्योंकि आपने दोबारा से बात छेड़ दी है तो पराचा साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगा। पराचा साहब, आप गुफ्तगू कर रहे थे, एक तो कंटिन्यू कीजिएगा वहीं से। इत्तेहादियों को आप देख रहे हैं कि वो हुकूमत के साथ खड़े हुए या फिर अभी तक जो है उनके ऑप्शंस वाकई में खुले हुए हैं? क्योंकि जिस तरह से चौधरी शुजात हुसैन साहब की तबीयत का पता करने उनका वजीर आजम वहां पर पहुंचे, उससे पहले ऑपोजिशन के अरकान पहुंचे थे उनके पास। अब उसके बाद हम देखते हैं कि वो खुद लाहौर से ट्रैवल करते हैं इस नासादी तबीयत के साथ और इस्लामाबाद पहुंचे हैं और मौलाना के साथ मुलाकात करते हैं। तो इसको आप ऐसे ही देखा जाए कि चलती हुई ट्रेन है, उसको रोकने की कोशिश की है और उसमें बैठने की कोशिश कर रहे हैं, और इसको ऐसे ही देखना चाहिए कि ये आखिरी ट्रेन है, इसीलिए उसमें सवार होने की कोशिश की जा रही है।
बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन जैसा पॉलिटिशियन, इतना सीनियर पॉलिटिशियन, वो बीमारी की हालत में भी अगर ट्रैवल करने के लिए निकले हैं तो इससे तो आप मामलात की संगीनी का अंदाजा खुद लगा लें। लेकिन क्या चौधरी शुजात हुसैन हुकूमत गिराने के लिए निकले हैं या हुकूमत बचाने के लिए निकले हैं? ये भी एक इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कल इमरान खान ने MKM बहादराबाद का दौरा किया था, उनके साथ मिले थे, फिर वहीं कराची में खड़े होकर उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब को धमकी दी थी। आज वही MKM वाले आकर आसिफ अली जरदारी से मिल रहे हैं, अभी मिल चुके हैं, वो उनकी बात भी हो चुकी है। क्या वो भी हुकूमत बचाने के लिए इधर आए हैं? तो जितना एक प्रेशर बिल्ड हो चुका है और उसका कॉन्टेक्स्ट तो इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक है, लिहाजा उस कॉन्टेक्स्ट में जो इतनी सारी एक्टिविटी हो रही है, और इत्तेहादियों ने आज MKM और काफ ने कहा कि जी हम अब जो भी करेंगे हम मिल के चलेंगे, यानी दो इत्तेहादी मिल के चलेंगे, ये नहीं कहा कि हम PTI के साथ मिलकर चलेंगे। तो जो पॉलिटिकल वाइब्स होती हैं, पॉलिटिकल वाइब्स तो बड़ी खिलाफ आ रही है जनाब। सॉरी आई हैव टू कट यू, मुझे इस वक्त हेडलाइंस ब्रेक की जानिब जाना है। वापस आएंगे तो यहीं से ही गुफ्तगू का दोबारा से आगाज करेंगे। नाजरीन आप भी हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। प्राचा साहब गुफ्तगू को वहीं से ही जोड़िएगा। आई एम सॉरी मुझे ब्रेक पे जाना पड़ा। और साथ साथ ये भी बताइएगा इत्तेहादी इस वक्त आपकी नज़र में किस मूड में हैं? क्या वो चाहते हैं कि हुकूमत ना जाए, या फिर वो भी चाहते हैं कि इस हुकूमत से जान छुड़वाई ली जाए तो बेहतर है? मेरे लिए ना बड़े हैरान कुन ये जो विजिट्स हो रही हैं, मैं एटमॉस्फेरिक्स पे बात करता हूँ। जाहिर है अब फैसला तो चौधरी शुजात हुसैन या डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने करना है या बाप वालों ने करना है, लेकिन जो एटमॉस्फेरिक्स हैं, जिनको हम पॉलिटिकल वाइब समझते हैं और जिनको हम समझते हैं कि ये फील है, इससे हर कोई अपना नतीजा अखज़ कर ले, तो ये जो इत्तेहादी यहाँ इस्लामाबाद में आकर चौधरी शुजात हुसैन इतनी कमज़ोरी पोस्ट डिजीज़ के बाद वो आकर मिल रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान से, वो आकर मिल रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब से। MKM वालों जो इत्तेहादी हैं इमरान खान के, और इमरान खान ने कल आसिफ अली जरदारी को धमकी दी, आज MKM वाले खुद चलकर आकर आसिफ जरदारी से मिल रहे हैं। एक्चुअल टसल जितनी MKM या पीपल्स पार्टी के दरमियान आप कराची में बैठे हैं, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, लेकिन फिर भी MKM का डेलीगेशन, और उसमें आमिर खान भी हैं, वसीम अख्तर भी हैं, और खुद डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं, वो आकर मिल रहे हैं। तो मैं जाती तौर पे जो मेरी थोड़ी बहुत पॉलिटिकल सेंस है, सूझबूझ है, उसके मुताबिक ये हुकूमत बचाने के मिशन पे नहीं आ रहे। ये तो अब वो हर कोई अपना सोच रहा है ना कि क्या होना है। जो दूसरी आपने 63 की बात की, देखिए जो भी दीगर आपके गेस्ट कहें या अपोजिशन वाले पॉलिटिशियंस कहें, लेकिन अगर उस दिन स्पीकर ने डिफेक्ट करने वालों के वोट्स नलीफाई करार दे दिए, कह दिया कि ये इनवैलिड वोट्स हैं अंडर क्लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो फिर क्या होगा? कोर्ट तो बाद में फैसला करती रहेगी। अभी तक तो यूसुफ रज़ा गिलानी के चेयरमैन सेनेट वाले जो 7 वोट जाए हुए थे, मेरी नज़र में वो वैलिड वोट थे। जो मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब ने इनवैलिड कर दिए थे, वो मेरी नज़र में वैलिड थे, और वो जब भी कभी कोर्ट में वो केस पूरा टेकअप होगा तो वो वैलिड करार दे दिए जाएंगे, लेकिन उस दिन तो इनवैलिड हो गए। सादिक संजरानी साहब अभी भी चेयरमैन बैठे हुए हैं, तो उस दिन अगर स्पीकर ने इन वोट्स को इनवैलिड, डिवीजन ऑफ द हाउस होना है, हर मेंबर ने आके खड़ा होना है, PTI का एक भी ना आए, लेकिन 172 अपोजिशन ने करने हैं। अगर स्पीकर ने कहा कि ये इनवैलिड वोट्स हैं अंडर 63, जितना हीटेड माहौल है, अगर बंदूक की बाकायदा नाली बनाकर कहा जा रहा है तो फिर कुछ भी किया जाता। प्लस शेख रशीद ने आज कह दिया, वज़ीर दाखिला कहें कि हम घेराव करेंगे। वज़ीर दाखिला का काम है कोई भी रुकन हो, वो PTI का रुकन हो, वो अपोजिशन का रुकन हो, उसके लिए सेफ पैसेज बनाना, उसको ये हक देना मेंबर को कि जाकर अपना हक राय दही इस्तेमाल करे। लेकिन वक्त के वज़ीर दाखिला भी कह दें कि हम घेराव करें, तो फिर मुझे इस हुकूमत के इंटेंशन पे बड़ा डाउट है, मुझे डर लग रहा है कि कुछ मैं जरूर 63
कुछ गलत ना हो जाए। ठीक है शौकत राजा साहब, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा लगारी साहब, आप कैसे देखते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इत्तेहादी जो हैं और नाराज अरकान हैं, हुकूमत उनके जो भी मसाइल हैं, जो भी मुतालिबात हैं, उनको पूरा कर ले और एट द एंड ऑफ द डे इस सारी प्रैक्टिस से इत्तेहादी जो हैं और नाराज अरकान फायदा उठा लें और ऑपोजिशन है वो हाथ मलती रह जाए? अगर मेरे कहने से होता है तो मैं कह देता हूँ आपको कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरे कहने से ऐसा होगा नहीं। और जो वाक़या होने वाला है वो होने वाला है। हम इस वाक़े को अपनी ख्वाहिशात से भी नहीं टाल सकते। हम इस वाक़े को होने से, ये ऐसा है कि जैसे लिख दिया गया हो, ये इस तरह हो रहा है। और जिस तरह हवा चली है, आप हवा को नहीं रोक सकते हैं। पानी बह रहा है, आप कहें कि हम पानी को ज़रा उसके लिए डैम बनाना पड़ेगा, बंद रुकावटें डालनी पड़ेंगी, ऐसा नहीं। मैं ख्वाहिश करूं कि जी मैं खड़ा हो गया हूं आगे, मैं दरिया के अंदर चला गया हूं, अब चनाब जो है आगे नहीं बहेगा, मैं आ गया हूं ना दरमियान में, इसलिए नहीं बहेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे चले आने से न चनाब रुकेगा। हाँ, अगर आप भेज देंगे तो 3 दरिया भी आपका अपना रुख बदल देंगे। अगर आपने ये नहीं किया है तो वक्त का धारा अपने तौर पर चल रहा है। ये जिस तरह से चल पड़ा है इसी तरह से चल रहा है और आगे भी इसी तरह जा रहा है। मेरी ख्वाहिश करने से या किसी की भी ख्वाहिश करने से ये रुकने वाला नहीं है। क्या समझते हैं इस वक्त जो अपोजिशन है वो भी परेशानी का शिकार है, क्योंकि चांगा मांगा के हवाले से जो कुछ चीज़ें हैं वो भी हमारे सामने हैं। क्या जो अपोजिशन है वो हुकूमत से परेशान है इसलिए इस तरह की चीजें करने की कोशिश की जा रही है, या इस वक्त जो कि हुकूमत की जानिब से दावा भी किया जाता है कि ऑपोजिशन के भी अरकान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और वो अंदर से हमसे मिले हुए हैं, तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि उनकी मुलाकात किससे हो रही है, किस तरह की बातें हो रही हैं, उसको अवॉइड किया जा सके, इसलिए ये चीजें की जा रही हैं? देखिए कामरान, मैं तो समझता हूं, बल्कि मुझे यकीन है और यकीन कामिल है कि दोनों तरफ से अगर कोई छोड़ के किसी दूसरे की तरफ जा रहा है या किसी के खिलाफ वोट दे रहा है तो वो कोई इबादत समझकर सियासत को वोट नहीं दे रहा, वो किसी मफाद के तहत वोट दे रहा है। वो मफाद माली सूरत में हो सकता है, वो मफाद किसी ओहदे की सूरत में हो सकता है, वो मफाद किसी और तीसरी सूरत में हो सकता है, लेकिन करीन अज़ क़यास ये है कि वो मफाद पैसे की सूरत में होगा। जिसकी जिंदा जावेद मिसाल हर 3 साल के बाद पाकिस्तान में सेनेट के इलेक्शन में लगने वाली मंडी है, जहां गधे घोड़े खच्चरों की तरह, जानवरों की तरह जहां इंसान बिकते हैं पाकिस्तान की ऐवान बाला में आके, और पूरा इंतखाबी निजाम पैसे दौलत के गिर्द घूम रहा है। पैसे से शुरू होता है ये निजाम, पैसे पर खत्म होता है। तो आज अगर कोई छोड़ के किसी एक फरीक को दूसरे की तरफ जाएगा तो ये मुमकिन नहीं है कि वो बगैर पैसे के ये काम करेगा। अब चूंकि इमरान खान को इस बात का खदशा है कि मेरे लोग ऑपोजिशन तोड़ रही है, और वो तो कह चुके हैं जरदारी साहब के बारे में, कल शायद उन्होंने कहा कि 18 या 20 करोड़ रुपए आसिफ जरदारी मेरे लोगों को ऑफर कर रहे हैं। तो अगर ऑपोजिशन उनके लोगों को खरीद रही है या खरीदती है बकौल उनके, तो फिर अगर आपने इस मुल्क में यही सिक्का राइजुल वक्त रखना है, अगर ऐसे ही इस मुल्क में सियासत चलनी है, तो भाई फिर मैं पीछे क्यों रहूंगा, फिर मैं भी खरीदूंगा वोट। अगर आपके पास पैसे हैं आप भी खरीदेंगे वोट। तो हुकूमत होती है ना, हुकूमत के पास तो बहुत सारे वसाइल हैं, बहुत कुछ है नवाजने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अमीर वासा, मेरे पास टाइम कम, मैं चाहूंगा कि इसी पे हम लगारी साहब का भी कमेंट ले लें। सर क्या कहेंगे, पाकिस्तानी सियासत जो है अब किस डगर पर जाना शुरू हो गई है? हम ये भी देखते हैं कि किस तरह एक ऑपोजिशन के अरकान होते हैं, उनको खरीदने की बात की जाती है, फिर हुकूमती अरकान को खरीदने की भी बात की, 20 करोड़ का रकम भी सामने आ रही है। दूसरा, जिस तरह का वजीर आजम का रवैया है, धमकियां दी जा रही हैं वजीर आजम की जानिब से, दूसरी जानिब ऑपोजिशन का भी रवैया उसे कम नहीं है, वो भी धमकियां दे रहे हैं कि तुम्हारी नस्लों को हम नहीं छोड़ेंगे। तो ये रवैया जो है ये अवाम में ट्रांसफर होगा, कारकुनान पे ट्रांसफर होगा, तो आगे फिर अनारकी की जानिब हम नहीं जाएंगे क्या? देखिए, इन्हतात हुआ है, पिछले 70 साल के अंदर इन्हतात हुआ है और ज़वाल पजीर हुई है हमारी सियासी अशराफिया, और उसका सबब है, ऐसा नहीं है कि सबब नहीं है। एक ज़माने में जो हमारी फर्स्ट लेयर थी हमारी सियासत की, वो सरदार अब्दुर्रब निश्तर थे, वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, वो इतनी बड़ी लीडरशिप थी। और वहाँ था, उधर भी उस तरफ को भी नेहरू थे, गांधी थे और बड़े बड़े लोग थे। फिर उसके बाद जो लोग जानशीन बने हैं, मोदी जो है वो जिसने आकर संभाला है नेहरू की सीट को संभाला, और इमरान खान ने जो है ये आकर लियाकत अली खान, नवाब लियाकत अली खान की सीट को संभाला है। इन्हतात हुआ है, ज़वाल हुआ है, हम पीछे की तरफ चले गए हैं।
और हमारे यहाँ खराबियाँ पैदा हो चुकी हैं। बड़े हमने इस बड़े सगीर ने 70 साल पहले 75 साल पहले जो लोग थे, जो लीडरशिप थी, वो एक बहुत बड़ी लीडरशिप थी, बड़े विजन की थी। हमारे यहाँ छोटे छोटे विजन, और वहाँ तो खैर जो भी सूरत है, और हमें उससे गाज नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर शार्दुले के चूहे बनाए गए, लोगों के दिमागों के ऊपर जो खोल चढ़ाए गए लोहे के, और कहा गया है कि इसको इससे ज़्यादा ग्रो नहीं करना है। हमारे यहाँ ग्रोथ हुई नहीं है, जहनों की ग्रोथ नहीं हुई है, लोगों के जिस्मों की ग्रोथ नहीं हुई है। ये जो कुछ नजर आते हैं ये वो लूले लंगड़े हैं, अपाहज हैं, इनके जिस्म बंधे हुए थे और नहीं बढ़ने दिया गया है। अब हम कहें कि जनाब हमारा क्या कसूर है और सियासी लीडरशिप का, इनको एक रास्ता दिखाया गया है कि ये रास्ता है, इस रास्ते पर चलते रहो, अगर खराबियां पैदा करनी है तो करो, पाकिस्तान का नुकसान होता है हो, और सिर्फ कुछ एक दो चीजें हैं, बस हमारा ख्याल कर लेना और उसका ख्याल करना। इधर जाओगे तो जल जाओगे, हमें सिर्फ यही कहा गया कि इधर नहीं जाना, इधर जाओगे तो जल जाओगे, बाकी जो मर्जी है करते रहो, वो बात होती रही। अब भी यही हो रहा है, अगर आप उस तरह को देखेंगे तो जल जाएंगे, वरना आप जो मर्जी है करते रहेंगे। अब पाकिस्तानी सियासत में हलचल है, वज़ीर आज़म तब्दील होते हैं या नहीं होते हैं, वज़ीर आला पंजाब तब्दील होता है नहीं होता है, लेकिन दुआ यही है कि जो कुछ भी हो वो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। नज़ीर लगारी साहब, आपने वक्त दिया बुलेटिन टेलीविजन को, आपका शुक्रिया। अमीर अब्बास साहब, आपके वक्त का शुक्रिया, और शौकत पराचा साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, के साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे मोहम्मद कामरान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।